हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज फिर मैं प्रैक्टिस सेट भाग 3 बिलियन चैप्टर का भाग 3 लेके आ गया हूँ। ठीक है, जो भी प्रश्न बचे हुए थे प्रयास मेरा यही रहेगा कि वो आज ही समाप्त करवा दूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आज चैप्टर समाप्त हो पाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगली क्लास में चैप्टर ज़रूर समाप्त हो जाएगा। आज जितना प्रश्न मैं पढ़ाने वाला हूँ उसे ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है, तो आज अगली हेडिंग पड़ेगी मोल प्रवाज या मोल अंश। इसे एक्स से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? मोल प्रवाज या मोल अंश। ठीक है, तो परिभाषा लिखिए। एक बिलियन में किसी घटक के, परिभाषा लिखते हैं जल्दी जल्दी। एक बिलियन में किसी घटक के मतलब ये होगा विलेय हो सकता है या विलायक हो सकता है। ठीक है, घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित लिखते रहिए साथ साथ में, उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रवाज कहते हैं। एक बार फिर से समझें कि एक बिलियन में किसी घटक मतलब विलेय हो सकता है या विलायक हो सकता है कि मोलों की संख्या मैंने कई बार निकलवाई है। ठीक है, मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब ये कह रहे हैं बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या मतलब विलायक एंड विलेय दोनों के योग की जो संख्या निकलेगी, दोनों के योग मतलब दोनों के मोलों की संख्या जो निकलेगी, उन संख्याओं की ये बात कर रहा है। मतलब विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक को मोल प्रवाह उस घटक का मोल प्रवाज कहते हैं। ठीक है, उस घटक का मोल प्रवाज कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा डेफिनेशन हो जाएगी। एक बिलियन में किसी घटक के, कोई बिलियन है और उस किसी घटक की बात करें, चाहे वो विलायक हो या विलेय हो। ठीक है, के मोलों की संख्या मतलब आप मोलों की संख्या उसकी निकालेंगे पहले भार बटे अणुभार के माध्यम से, तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या मतलब बिलियन में उपस्थित कितनी मोलों की संख्या है, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या का योग करना है, के अनुपात को उस घटक का मोल प्रवाज कहते हैं। मतलब जो अब जैसे कि तुमने जल का निकाला है, जल के मोलों की संख्या निकल तो उससे ऊपर रख लेना है। अगर मोल प्रवाह जल का तुमने निकाला मतलब विलायक का मोल प्रवाह आपको निकालना है, तो विलायक के मोलों की संख्या जो तुमने निकाली थी वो ऊपर रखेंगे और विलेय प्लस विलायक जो आपने जोड़ा था वो उसे नीचे रख देंगे, भाग देंगे, सीधा सीधा मोल प्रवाह ज्ञात हो जाएगा। अब मैं जिस सवाल के माध्यम से इससे बताऊंगा तो आसानी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे हो सकता है डेफिनेशन में ये शॉर्टकट डेफिनेशन लिखी हुई है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लूँगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। तो x बराबर सूत्र हो गई, मोल प्रवाह बराबर होता है
घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब घटक का हमने पहले बताया, इस घटक का मतलब विलेय हो सकता है या विलायक हो, विलेय हो सकता है या विलायक हो सकता है। अब विलेय विलायक को मैंने पहले चैप्टर जब स्टार्ट किया तो अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। जैसे हमने कहा अगर कोई विलेन तैयार किया है तो उसमें चीनी विलेय का काम करेगी, पानी जो विलायक का काम करते हो। ये घटक विलेय हो सकता है या विलायक हो सकता है, ठीक है। नीचे लिखेंगे विलेन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो ये सूत्र आपका बनके तैयार हो गया। इसी सूत्र के माध्यम से आप मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी को साफ साफ दिख रहा होगा। कल बोर्ड साफ कर दूंगा और अच्छा दिखेगा। जल्दी जल्दी सभी लोग नोट कीजिए। ठीक है, अब इसका मैं एक सवाल लेता हूँ। अब इसका सवाल लेता हूँ जिससे कि आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, इरेज कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। सवाल है आपका 72 ग्राम जल, सभी लोग लिखेंगे 72 ग्राम जल। देखिए जो बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो साफ नहीं दिखाई देता है, तो मैं उनसे ये कहूँगा 720 क्वालिटी पर आप वीडियो को देखेंगे तो वीडियो बिल्कुल साफ दिखाई देगा। इतना यूट्यूब पे इतना डाटा नहीं जाता जितना कि आप लोग सोच रहे हैं। हाँ, इंस्टाग्राम है आपका और अन्य चीज़ें जो सोशल मीडिया वैसी वाली हैं उनमें डाटा स्पीड में जाता है। परंतु अगर यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब आप जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हैं, उसमें आप पढ़ने में डाटा नहीं खर्च कर पाएंगे। लेकिन इंस्टाग्राम है और ये MS टकाटक है, मौज है, इनमें बहुत ही डाटा खींचते हैं, हवा में डाटा जाता है। लेकिन यूट्यूब हम कहें अगर पढ़ाई के दौर पर बहुत कम ही डाटा लेता है, ठीक है। इसलिए पढ़ना चाहो तो यूट्यूब से अच्छे पढ़ सकते हो, ठीक है। 720 में देखो तो बिल्कुल क्वालिटी एकदम साफ दिखाई देगी। बच्चे कह रहे थे कि ऐसा साफ वीडियो नहीं दिखाता, तो आपने मोबाइल का साफ जो एडवांस सेटिंग में जाकर सेटिंग में जाइए, वहाँ जो भी तुम्हारा क्वालिटी वीडियो की है वो भरिए, फिर एडवांस पे जाइए, वहाँ क्वालिटी लिखी होगी 720, 480। जिस क्वालिटी पे अगर 480 कीजिए, 480 पे अगर साफ ना दिखाई दे तो 720 कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो अपने 1080 KB की बनाता हूँ, 1080। ये कंप्यूटर पे ऐसा वीडियो जो कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर उस पे ये साफ चलेगा, ठीक है। मोबाइल तो छोड़ो, आप लोग कह रहे हैं कि साफ नहीं दिखता है, तो इसलिए 720 पे आप लोग देखेंगे बिल्कुल साफ दिखाई देगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करें। एक बात पहले समझ लिए, बच्चा क्या करता है, आंसर के पीछे भागता है। हम जब तक प्रश्न को नहीं समझेंगे हम आंसर देने में असमर्थ रहेंगे, ठीक है। इसलिए पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लें।
इसके बाद हम उस आंसर अपने आप आंसर आपके दिमाग में चढ़ेगा कि सर ने हमें ऐसे पढ़ाया था, ठीक है, तो हमने ऐसे पढ़ा था किताब से। तो पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करें कि आखिर प्रश्न पूछ क्या रहा है, हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न आपने सही देखा ना, आंसर की तरफ भागने लगे। आंसर तो आप बाद में पहले प्रश्न को समझ लें, इसके बाद आंसर दें, ठीक है। तो प्रश्न पहले समझ लेते हैं। इसमें दोनों का मोल प्रभाव पूछा गया है। 72 ग्राम जल मतलब H2O, ठीक है, अब 92 ग्राम C2H5OH के मिश्रण में, इसमें विलेय और विलायक दोनों दे रखा है। अब इसमें देखो 92 ग्राम दे रखा है, जबकि 92 ग्राम जल होना चाहिए। नहीं, अगर ऐसी कंफ्यूजन जब भी सवाल में आ जाए कि सर ने कहा था कि जल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि जल विलायक होता है, हाँ मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा था, लेकिन ऐसी कंडीशन लगे कि हाँ 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है, तो एथिल एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा दिख रही है आपको उसमें और जल की मात्रा कम। हमने पहले ही बताया था कि इस सवाल में आप कतई परेशान मत हो। आपको करना क्या, देखो इधर जल पहले तो लिख लो, पहले जल का भार कितना दिया गया है, जल का भार कितना दिया गया है 72 ग्राम, ठीक है। दूसरी तरफ क्या कंडीशन है, C2H5OH का भार कितना दिया गया है, कितना दिया 92 ग्राम, 92 ग्राम, ठीक है। सभी को इतनी बात समझ आई। दो चीज़ें दे रखी हैं, दोनों हमने लिख ली अलग अलग करके। अब हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि कौन विलायक कौन, इसमें क्या लिखा है कि विलेय का मोल प्रभाव करो या विलायक का मोल प्रभाव करो, बस ये लिखा कि दोनों जल का मोल प्रभाव निकालो और एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव निकालो, इतनी बात लिखिए। बस इतनी बात को ही आपको आंसर निकालना है, इतनी बात का ही आंसर निकालना। तो पहले आपने दोनों का भार लिख लिया। अब दूसरी बात में हमने पहले सवाल में पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया था कि दूसरा क्या काम करना है आपको, पॉइंट टू पॉइंट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा काम आपको करना है इसी का अणुभार निकालना। तो H2O का अणुभार निकाल लें, अणुभार। तो H2O का अणुभार कैसे निकालोगे, H2 है तो 1 गुणे 2। ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा 18। यहाँ नीचे लिख लीजिए 18, क्योंकि 2 एकम 2 और प्लस 16, तो 2 और 16 18 होते हैं। एथिल एल्कोहल का हम निकाल लेते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे। दूसरी बात तो C2H5OH का अणुभार, पॉइंट टू पॉइंट अगर आप सवाल को तैयार करेंगे, ये यकीन मानो आप सवाल कतई गलत करके नहीं आएंगे। तो इसका अणुभार निकालते, कार्बन का भार कितना, तो 12 है, कितनी बार 2 बार है, देख पा रहे 12 कितनी बार है 2 बार है। प्लस जब दूसरे तत्व की तरफ बढ़ेंगे तो हम प्लस का निशान जरूर लगाएंगे। H कितनी बार 5 है, H का भार कितना होता है 1 गुणे 5, क्योंकि H 5 बार है। इसके बाद ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16। इसके बाद फिर H दिया गया, उसका भार कितना होता है 1। अब इसको हम कर लेते हैं 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 और 16 1 17। इनको प्लस करिए जल्दी जल्दी, 7 5 12 और 4 6 आ गया, फिर 1 और 2 3 4 46 निकला। अब भार कितना निकला 40, ठीक है। इतनी सबको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ इतनी बात सबको समझ में आ गई। तीसरी बात नंबर 3 में आपको क्या करना है, इसके मोलों की संख्या ज्ञात करनी। क्या करना है, H2O के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या जब आप ज्ञात करें तो उसका सूत्र होता है भार बटे अणुभार। तो भार कितना आपका दे रखा है 72, इसी का भार लिखना है 72। इधर वाला तो इधर का काम करेंगे। अणुभार अपने कितना निकला 18, 18 से 72 कितनी बार जाता, 4 बार, 18 चौक 72, तो 4 निकला है। मोलों की संख्या कितनी निकली 4। इधर तीसरी बात करते हैं, C2H5OH के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। भार इसका कितना दिएगा 92 ग्राम, अणुभार आपने कितना निकाला 46, तो 46 दूना कितना होता 92, हाँ ठीक है कट गया। तो इसका निकला आंसर 2। देखो सवाल सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा होगा, जब इससे आप सीख जाएंगे तो ये चुटकियों में लगेगा,
चुटकियों में, 1 मिनट के अंदर ये सवाल लगाओगे आप लोग, समझा। लेकिन अगर आप सीख नहीं पाओगे तब ये सवाल आप कितना भी प्रयास कर लेना गलत ही करके आओगे। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को लगवा रहा हूँ, इसलिए अच्छे से समझ के चलिए। तो तीसरी बात में आपने क्या कर लिया, देखो पहली बात में आपने दोनों का भार लिख लिया, दूसरी बात में आपने दोनों का अविभार निकाल लिया, तीसरी बात में दोनों के मोलों की संख्या निकाल ली। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे। अब क्या करना, चौथी बात में अब दोनों के मोलों की संख्या का कुल योग, अब दोनों के मोलों की संख्या का कुल योग। तो दोनों की संख्या, एक के मोलों की संख्या कितनी निकली 4 और दूसरे के मोलों की संख्या कितनी निकली 2। अब उसने कहा दोनों के मोलों की संख्या, तो दोनों की एक तो 4 हो गई है और दूसरी के 2 है, तो दोनों के 2 योग कितना हो जाएगा, कुल योग लिखा हुआ कुल योग, तो दोनों को जब प्लस हमने किया तो आंसर आ गया 6। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमें दोनों के मोलों की संख्या का योग पता है, जो तुमने सूत्र में लिखा था नीचे, अभी परिभाषा लगी थी जब सूत्र बनाया था बट्टे करके लिखा कि दोनों के मोलों के कुल योग की संख्या जो नीचे लिखनी थी वो आपने नीचे लिखेंगे। अब बात करते हैं मोल प्रभाज अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 बात ये आपको आनी चाहिए, सवाल आपका लग जाएगा, क्योंकि 5वीं बात में हम सीधा मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो 5वीं बात हम क्या करने वाले हैं, मोल प्रभाज। तो किसका निकालेंगे, इधर वाले का निकाल लेंगे, तो किधर H2O का मोल प्रभाज। तो हम क्या करेंगे, H2O जल का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो जल का मोल प्रभाज मोलों की, देखो सूत्र हमने बताया था कि घटक के मोलों की संख्या, घटक हमारा कौन है, जल है, ठीक है। तो जल घटक है, तो मोलों की संख्या कितनी आपने निकाली, जल की 4 निकाली थी, ये निकाली थी जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या 4। तो आप इसे लिखेंगे ऊपर बटे, फिर आपने सूत्र में लिखा था कुल मोल, दोनों के कुल मोलों की संख्या, मतलब दोनों के योग के कुल मोलों की संख्या, तो योग कितना आया, कहाँ गया जी 6। अब 6 नीचे रख देते हैं। अब इसे भाग दीजिए, भाग जाएगा नहीं 4 में, तो पॉइंट लगा लेंगे, 0 40 हो गया, 6 छंग 36, फिर 4 बचा 6 छंग 36, फिर 4 बचा 6 छंग 36। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। ये किसका आंसर आया, जल के मोल, जल का मोल प्रभाज आपने निकाला, जल का, ये इसका सही जवाब हो गया। अब इधर आ जाते, क्योंकि दोनों के, ये लिखा दोनों के मोल प्रभाज की गणना, तो एक के तो हमने गणना कर ली है, मतलब जल के मोल प्रभाज निकाल लिया है। अब एथिल एल्कोहल की बात करेंगे, तो इधर 5वीं बात में क्या करना है, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है। तो C2H5OH का मोल प्रभाज, तो C2H5OH का मोल प्रभाज, मोलों की संख्या कितनी निकाली थी, कहाँ गया, हाँ ये आपने 2 निकाली थी, तो हमने कहा 2 ऊपर रखेंगे भाई। अब कुल मोलों की संख्या आपने कितनी ज्ञात की, 6, नीचे तो सेम ही आंसर लिखना दोनों में। अब 6 का जब 2 में भाग देंगे तो भाग जाएगा ना, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 हो गया, और छतियाँ 18, फिर 2 बचा, छतियाँ 18, फिर 2 बचा, छतियाँ 18। तो इस प्रकार से आपने दोनों का मोल प्रभाज आसानी से ज्ञात कर लिया। मैंने इस सवाल को लगाने में समय लिया, क्योंकि मैंने आपको समझाने का बहुत प्रयास किया है। अब इस सवाल को जब आप सीख जाएंगे, इस सवाल को आप जब सीख जाएंगे तब आप इसे चुटकियों में लगाएंगे, चुटकियों में याद रखना है, ठीक है। मैंने इसमें एक बताइए सूत्र का इस्तेमाल नहीं किया, भाषा का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया है, और इस भाषा के माध्यम से मैंने बिल्कुल सही आंसर निकाल दिया है। आप अपने कॉपियों में चेक कर सकते हैं, किताबों में चेक कर सकते हैं, या मॉडल्स में चेक कर सकते हैं, आपको यही जवाब मिलेगा। हाँ, अगर जवाब कुछ चेंज होगा तो ये पीछे वाला अंक होगा, क्योंकि बार बार अगर कोई अंक रिपीट होता है तो एक अंक यहाँ बढ़ा दिया, तो यहाँ 6 का 7 हो सकता है और इधर 3 का 4 हो सकता है, इतना तो फर्क देख सकता है। लेकिन इसके फर्क में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दशमलव वाला पहला अंक अगर मैच कर जाए समझो आंसर एकदम परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद हमने बताया था गैसों की द्रवों में विलयता। अगला टॉपिक मेरा है गैसों की। सब बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें, और उम्मीद कर रहा हूँ सबको साफ दिख रहा होगा, क्योंकि एक सेकेंड,
तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप इसे जूम करके भी देखेंगे तो और बेहतर दिखाई देगा। तो स्क्रीनशॉट सब लोग ने ले लिया। ओके, चले हम अगले टॉपिक की तरफ। ये भाग 3 है, बिलियन चैप्टर की भाग 3 चल रहा है, क्योंकि ये भाग 4 में कंप्लीट हो है, क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर है और चैप्टर इतने लंबे नहीं हैं। इसके बाद एक उप संयोजन वाला और चैप्टर थोड़ा लंबा होगा, बाकी सब चैप्टर छोटे ही हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादा समय लग सकता है, मतलब 4, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा, नहीं तो मैं 3 ही वीडियो में कन्वर्ट कर। कल मैंने जो वीडियो 1 घंटा का तो बना तो दिया, लेकिन उसे अपलोड करने में भी मुझे 12 घंटे लग गए। तो इस प्रकार से ऐसे लंबे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, समस्या इस बात की है। लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा, मैंने जो 30 दिन आपको दिए हैं कोर्स कंप्लीट कराने का, वो मैं ज़रूर करवाऊँगा। तो अगली हेडिंग पड़ेगी गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। ठीक है, गैसों की द्रवों में विलेयता। सब बच्चे हेडिंग डालिए अच्छे से। तो आप इसमें लिखिए भिन्न भिन्न गैसों की द्रवों में विलेयता भिन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में लिखिए आप लोग। जैसे ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। जैसे ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि अन्य कुछ गैसें जैसे CO2, AHCl आदि जल में घुलनशील होती हैं। घुलनशील, मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है, अगर साफ ना भी दिखाई दे तो बोल रहा हूँ, वो लिख ले, घुलनशील होती हैं। तो कुछ गैसें जल में अच्छे से घुल जाते हैं, कुछ गैसें जल में कम घुलनशील होती हैं। ठीक है, गैसों की, लिखते रहिए, फिर समझाता हूँ। गैसों की द्रवों में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझाया जा सकता है। अवशोषण गुणांक द्वारा समझाया जा सकता है। आगे लिख सकते हो, अवशोषण गुणांक
में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। गैसों की विलेयता बढ़ती है। ध्यान सुनो, इसे एक बार रिपीट अप कर लेते पहले। इसमें तो कोई भिन्न भिन्न गैसों की द्रवों में विलेयता भिन्न भिन्न होती है, मतलब कोई अलग अलग गैसें होंगी, आप उसमें द्रव में घोलना चाहेंगे तो उनकी विलेयता भिन्न भिन्न अलग अलग टाइप की होने वाली कि ऑक्सीजन गैस की अलग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अलग हुई, HCl की अलग होगी, ठीक है। अन्य की बात करते हैं फिर। जैसे एग्जाम्पल आज लिखा भी हुआ है, ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। ऑक्सीजन जो होती है वो जल में बहुत कम मात्रा है। आप देखते हैं पानी में जब डुबकी लगाते तो आप उसके अंदर, पानी के अंदर ज़्यादा समय तक रुक ही नहीं पाते, क्योंकि आपकी सांस फूलने लगेगी, सांस ही नहीं मिलेगी। अगर 5 मिनट तक रुक गए तो चले गए ऊपर, ठीक है। तो इस वक्त ऑक्सीजन की बात करें तो जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि अन्य कुछ गैस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है आदि जल में घुलनशील होती हैं। गैसों की द्रवों में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझाया जा सकता है। अवशोषण गुणांक में वृद्धि होने पर, अवशोषण गुणांक में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता भी बढ़ती है। तो एक बात अच्छे समझ लें, अवशोषण गुणांक में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता भी बढ़ती है। तो हम इधर गैसें लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ अवशोषण गुणांक। अवशोषण एवरेज है, अनुमानित गुणांक, ठीक है। तो गैस मैंने पहले ले लिया हीलियम He, इसके बाद है नाइट्रोजन, इसके बाद है हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन है, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मैंने लिए हाइड्रोजन सल्फाइड। इस प्रकार से ये कुछ गैसें मैंने ली हैं एक समझाने के लिए, ठीक है। इसका अब अवशोषण गुणांक आप लिख सकते हैं 0.009। हीलियम का क्या होता है 0.009, ठीक है। इसके बाद अब नाइट्रोजन का अवशोषण गुणांक होता है 0.015, 0.015। इसके बाद होता है 0.017। हाइड्रोजन का होता है 0.017। ये मान याद नहीं रखते, मैं भी मतलब देख देख के ही बता रहा हूँ क्लियर, ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं रहा, मैं उधर देख के ही बता रहा हूँ ये मान, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो मतलब है ही नहीं कि सारा मटेरियल अंदर सेव हो जाए। हाँ, समझाने की बात है, मैं अपने हिसाब से समझा सकता हूँ आपको, परंतु लेकिन कुछ भाषा को देखना ज़रूरी होता है कि किस भाषा को आपको प्रोवाइड करवाऊँ, अपनी भाषा कितनी बताऊँ और बुक से भाषा आपको कितनी बताएं, ठीक है। इसमें कोई वो शर्मिंदगी वाली बात नहीं कि हाँ मैं एग्जैक्टली सारा कुछ जानता हूँ, ठीक है। 17 का हो गया। ऑक्सीजन का 0.028, 0.028 ये ऑक्सीजन का हो गया। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें 0.88, 0.88। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड का होगा 2.62, 2.62। ये कुछ अवशोषण गुणांक हैं, एग्जाम में फ़िलहाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर जब गैसों की द्रव्यों में विलेयता के ऊपर आता है तो एग्जाम्पल के ऊपर आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ही लिखे हुए मैंने, आप एक इसे फिर समझ लीजिए। भिन्न भिन्न गैसों की विलेयता, द्रवों में विलेयता भिन्न भिन्न होगी, ठीक है। क्योंकि हमने अभी बताया था कि वो अलग अलग गैसें होंगी, वो अलग अलग पानी के अंदर घुल पाएंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ एग्जाम्पल में ऑक्सीजन जल में बहुत कम घुलती है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड जैसे HCl ये जल में अधिक घुलनशील होती हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है अगर इसको मापना है तो अवशोषण गुणांक के द्वारा हम इसे समझाया जा सकता है। अगर हमें इसको समझना है तो अवशोषण गुणांक के माध्यम से इसे हम समझा सकते हैं। अवशोषण गुणांक में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता में वृद्धि होगी। बस इतनी बात से आपको याद रखनी मैंने, ठीक है, समझा दिया आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इरेज कर रहा हूँ, ठीक। ये डस्टर सही नहीं है। अगला IMP प्रश्न है हेनरी का नियम। अगला IMP प्रश्न कहेंगे हेनरी का नियम।
अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसकी सीमाएं अनुप्रयोग भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगला प्रश्न है हेनरी का नियम। ठीक है, देखो इस नियम के अनुसार स्थिरता पर, परिभाषा लिखते हैं पहले। इस नियम के अनुसार के इस नियम के अनुसार स्थिरता पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता, विलेयता को लिखता हूँ, विलेयता गलत लिख गया, विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। जैसे m बराबर Kp, m बराबर K इंटू पी, जहाँ K आपका एक नियतांक है, जहाँ लिख सकते हो आप, जहाँ K बराबर नियतांक। ठीक है, अब इसके सिंबल का हम लिख सकते हैं। m बराबर क्या होता है, m बराबर अब तक घुली हुई गैस की मात्रा। m बराबर क्या होता है, घुली हुई गैस की मात्रा। P बराबर अब क्या होता है, लगाया गया गैस का दाब। P बराबर लिख सकते हैं, देखो गैस का दाब, साम्यावस्था में जो गैस पे दाब लगाया जाता है वो। इसके बाद आपका क्या बचा हुआ, K तो आपने लिख ही लिया। K बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, या हम इसको एक स्थिरांक के नाम से भी, जैसे समानुपाती स्थिरांक भी बोल सकते हैं, ऐसे नियतांक भी बोल सकते हैं, या समानुपाती स्थिरांक भी बोल सकते हैं। तो दोनों हमने अलग अलग लिख दिया, चाहे नियतांक बता दो या स्थिरांक बता दो। तो ये नियम में आप इतना बात देख लें। ठीक है, देखो हेनरी का नियम ने उन्हें बहुत सारा वो दिया था, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं बताने वाला हूँ, सूत्र वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हेनरी के नियम के सूत्र को नहीं बनाने को आता है। मैंने इतने प्रैक्टिस सेट देखा, उसमें किसी में नहीं दिया। नियम पूछा जाएगा, हेनरी के नियम की सीमाएं पूछ ली जाएंगी या अनुप्रयोग पूछ लिया, इसका ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करके ही चलिए, सूत्र वगैरह मैं नहीं देने वाला हूँ। बस जो समानुपाती होता है वो लिख दिया, इसके सिंबल के प्रतीक क्या है वो सिंबल के बारे में बता दिया कि कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, इसके हेनरी का नियम ये कम हो गया। इसके बाद हम इसकी सीमाएं बताएंगे, हेनरी के नियम की सीमाएं। स्क्रीनशॉट ले जल्दी। ठीक, हेनरी अगली हेडिंग पड़ेगी हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। अगर हेनरी का नियम आएगा तो प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। एक सेकंड, एक और लाइट जला लूँ, थोड़ा लाइट, तो वो तो है ही नहीं। चार्जर कहाँ गया, हेनरी के नियम की सीमाएं। चलो ठीक है, तो सीमा इसकी निम्नलिखित है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। नंबर 1, मार्कर थोड़ा हल्का हो गया, दूसरा मार्कर लेता हूँ। अरे यार, इस माइक एक सब गड़बड़ है मेरा। चलो, पहला, हेनरी का नियम निम्न ताप पर लागू
नहीं होता है। जिन बच्चों को अगर ये वीडियो साफ ना दिखाई दे तो वो क्वालिटी अपनी बढ़ा लें। इसके बाद भी अगर क्वालिटी आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो आवाज़ तो आ ही रही होगी। हर पॉइंट को मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि हेनरी का जो नियम होता है वो निम्नता पर लागू नहीं होता। हेनरी का जो नियम होता है वो निम्नता पर लागू नहीं होता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये लिखना है। दूसरा पॉइंट, दूसरा, दाब का मान भी अधिक होने पर यह कार्य नहीं करता है। यह कार्य नहीं करता है। दूसरा क्या है, दाब का मान भी अधिक होने पर यह कार्य नहीं होगा। अगर दाब का मान अधिक होगा तब भी ये कार्य नहीं करेगा। सीमाएं का मतलब होता है एक लिमिट, कितनी लिमिट में ये काम कर सकता है, अब कितनी लिमिट में ये काम नहीं करेगा, तो वो सीमाएं वही होती हैं। ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट है, पहले ये दो पॉइंट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर तीसरा लिखवाते हैं, नीचे सही नहीं है। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ मैं तीसरा पॉइंट के लिए। नंबर 3, यह नियम तभी लागू होता है जब विलेयता का मान विलायक से कम होता है। विलायक से कम होता है। तो ये भी आपका पॉइंट एक बन गया। क्या कह रहे हैं, यह नियम तभी लागू होगा जब विलेयता जो होगा, मतलब शक्कर, मतलब जो भी उसमें चीज़ घोलने वाले हो आप विलायक में, का मान विलायक से, मतलब विलायक से इसका मान कम होना चाहिए, तो आराम से ये काम कर जाएगा। तो बस 3 पॉइंट ही काफ़ी हैं आप लोगों की सीमाएं, बस। ठीक है, इसके बाद इसमें अनुप्रयोग पूछा जाता है। ठीक है, और अनुप्रयोग पिछली बार जो आया था वो एक अजीबोगरीब अनुप्रयोग पूछा गया था, प्रैक्टिकल के तौर पर पूछा गया था। तो ऐसा अनुप्रयोग था कि गहरे समुद्र के श्वास लेने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, तो ये प्रश्न थोड़ा लॉन्ग है। अब मैं इस प्रश्न को आपको धीरे धीरे पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे आप इस प्रश्न को लिख लें। इसके हेनरी के नियम के अनुप्रयोग है। पॉइंट नंबर 1 अनुप्रयोग में लिखिए आप लोग, सोडा जल एवं शीतल पेयों में, मतलब शीतल जो जल होते हैं जहाँ पानी वगैरह पिया जाता है, में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। जो बोतल होती है, किसकी मात्रा बढ़ाने के लिए, CO2 की विलेयता बढ़ाने, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया। ये कहा प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन पॉइंट नंबर 2 फिर से एक बार, पहला पॉइंट नंबर 1 सुन लें। सोडा जल एवं शीतल जल में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये IMP पॉइंट है आपका, ये एग्जाम में आया था, और हो सकता है कि अगली बार भी आ जाए एग्जाम, कोई बड़ी बात नहीं कि रिपीट क्वेश्चन करता है बार बार कभी कभी। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है, गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए, मतलब गहरे समुद्र में अगर हम जाएंगे तो वहाँ श्वास लेने गोताखोर हो, तो पनडुब्बी लोग नहीं, जो यहाँ वगैरह वो लगाए होते हैं ऑक्सीजन, गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं। ठीक है,
अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण श्वास के साथ, मतलब श्वास जो लेते हैं, श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसें जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन आदि की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। अब ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, नाइट्रोजन की मात्रा भी उसके साथ जा रही है, तो इसकी रक्त में विलेयता अधिक हो रही है, मतलब ये रक्त में सीधी सीधी घुल जाती है, नाइट्रोजन गैस जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन तो शरीर की मुख्य क्रिया है। ऑक्सीजन तो जो होती है वो शरीर की मुख्य क्रिया है, उसमें कोई ऑक्सीजन से कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। किंतु नाइट्रोजन रुधिर में विलय रहती है, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो रुधिर में बनी रहती है। ठीक है, आगे सुन लीजिए कहानी। किंतु नाइट्रोजन रुधिर में बनी रहती है जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, जो गोताखोर नीचे आते हैं, मतलब जमीन की ओर नीचे आते हैं, तब भारी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। जो दाब होता है वो धीरे धीरे कम होता है, इसी कारण घुली हुई नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने लगती है। जो नाइट्रोजन गैस रक्त में घुली होती है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। इससे रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। इससे रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बने, कुछ निकलती है, कुछ वहाँ बने रहते हैं, कुछ बुलबुलों के रूप में वहाँ रह जाती है। यह बुलबुले तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। अब ये जो बुलबुले शरीर के अंदर रह जाते हैं रक्त में, वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे सुनिए कथा। यह बुलबुले तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और एक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। ये बीमारी एग्जाम में रिपीट हो चुकी है कई बार, इसलिए इस बीमारी को ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए। यह बुलबुले तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और एक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं जिसे बेट्स कहते हैं। इससे क्या कहते हैं? बेट्स। ये बीमारी का नाम है बेट्स, इसे बेट्स कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा बीमारी होती है। यह अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा बीमारी होती है। समझ आया? जो ये बीमारी है ये अत्यधिक पीड़ा देती है और जानलेवा होती है। गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम, गोताखोर द्वारा जो टैंक पीछे टांगे होते हैं, सांस लेने के लिए उपयोग किए गए टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हीलियम में तनु की गई ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ तो नाइट्रोजन शरीर में नुकसानदायक होती है और कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है? बेट्स। ठीक है, बेट्स नामक बीमारी होती है जो बहुत ही शरीर को पीड़ादायक उत्पन्न होती है और कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकती है। इसका तीसरा पॉइंट आप सुन लीजिए, और दूसरा पॉइंट आप, अगर मैंने जो भी बताया वो भले वीडियो रोक आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको पेपरों में नंबर दिलवा सकती है। तीसरा पॉइंट, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, जहाँ ज़्यादा ऊंचाई है, जैसे कि यहाँ नीचा है, थोड़ा ऊपर है, ठीक, वो अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। क्या लिखा है? अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन स्थानों पर रहने वाले लोगों एवं पर्वतारोहियों, वहाँ जो लोग रहते हैं और पर्वतारोही, ठीक है, रोहियों के रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है वहाँ के लोगों के। इसके कारण कमजोरी महसूस होने लगती है और स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते, मतलब एक जो सोच की प्रक्रिया कम हो जाती है, उनकी माइंड कम, सीधी सीधी कहेंगे उनका दिमाग भी कम हो जाता है, और जब कमजोरी आएगी तो ऑटोमेटिक माइंड अपने आप काम करना बंद हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट आप हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में जरूर लिख लें। हेनरी के जो अगली हेडिंग में आप डालेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ये 3 पॉइंट, ये पहला वाला पॉइंट ना लिखें, लेकिन दूसरा और तीसरा पॉइंट आप लिख लें, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों पॉइंट अक्सर पूछे गए, खासकर ये नाइट्रोजन वाला। और कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है जब नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं शरीर के अंदर? तो वो होती बेट्स। ठीक है, इस बारे में बेट्स लिखा भी हुआ है, बेट्स, तो ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो ठीक है, बीमारी का नाम जरूर याद रखेंगे। तो नाइट्रोजन तो और ऑक्सीजन तो हमारे शरीर को फायदा करती है, परंतु नाइट्रोजन वहाँ शरीर रक्त में मिल जाती है, और जब जमीन के सतह, समुद्र की सतह पर जाते हैं तो नाइट्रोजन धीरे धीरे बाहर निकलती है, लेकिन निकलती वो ऐसे कुछ बुलबुले बन जाते, वो रक्त में ही रह जाते, और इस बुलबुले की वजह से शरीर में एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसे बेट्स कहते हैं। एक बार ये कथा फिर से रिपीट करिए, मैंने इस कथा को याद रखना। अगला प्रश्न है बाष्प दाब।
वाष्प दाब, वाष्प दाब। आपने कभी पानी गर्म किया? सबने किया होगा पानी गर्म को। तो जब पानी गर्म होने लगता है तो उसमें एक वाष्प निकलती, बहुत तेज निकलती है। अब उस वाष्प को रोकने के लिए आप लोग क्या करते हैं, या तो प्लेट से ढक देते हैं या कुछ उस पर और थाली वगैरह रख देते हैं, जिससे वाष्प जो निकल रही होती है वो कम हो जाए। ठीक है। अब जैसे ही आपने प्लेट रखी तो देखते हैं एक वाष्प नीचे दब जाती है। इसके बाद भी वाष्प धीरे धीरे निकलने, इधर सांस मिल जाती है, उधर से निकलने का प्रयास करती है। तब उसमें आप लोग क्या करते हैं, प्लेट के ऊपर या तो कोई पत्थर रख देते हैं जिससे कि वाष्प निकले लें। तो एक वाष्प जब पत्थर रखते हैं तो एक दाब ऊपर से भी पड़ता है वाष्प के ऊपर, यही वाष्प का दाब कहलाता है। ठीक है। तो उसमें एक चित्र भी हम बनाएंगे। इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं, जैसे मैंने समझाया उसे वैसे भी आप लोग समझाएंगे। इसकी परिभाषा होगी, द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, आप पानी को जो गर्म करेंगे वो द्रव होगा, द्रव और उसकी, द्रविकी की तो है वाष्प, उसकी वाष्प के मध्य, के मध्य, के मध्य, के मध्य के मध्य साम्यावस्था में, साम्यावस्था में वाष्प, साम्यावस्था में स्थिर ताप पर, ताप तो स्थिर लेना ही है, स्थिर ताप पर, क्योंकि अगर आप ताप भिन्न भिन्न लेंगे तो क्रिया होने में अलग अलग होगी, तो आप उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं, तो स्थिर ताप होना, स्थिर ताप पर लगने, लगने वाला, लगने वाला वाष्प, लगने वाला वाष्प का दाब, वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। अब देखो ये साइंस भाषा होगी। अब मैंने आपको जो बताया ये बिल्कुल सेम वही है। ये कह रहा है कि द्रव है, पानी है, और उसकी वाष्प, पानी से जब गर्म करेंगे तो उसमें वाष्प निकलेगी, के मध्य साम्यावस्था में, मतलब एक ऐसी अवस्था होनी चाहिए जब मेरे को ऐसे कम स्थिर ताप होना चाहिए, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जहाँ एकदम प्रैक्टिकल मेरा सही हो जाए। मैं स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प, अब हमने कहा प्लेट के ऊपर से ढक दी तो वाष्प का दाब, ऊपर से दाब तुमने दिया, वाष्प दाब कहलाया। बस हमने कहा पानी को गर्म किया, अब जब वाष्प निकलती तो उसके ऊपर आपने जब प्लेट रख दी, अब प्लेट रखने पर क्या हुआ, वाष्प पर एक प्रेशर पड़ा जाकर। ठीक है। और उससे भी ना काम चले तो एक पत्थर भी रख दिया प्लेट के ऊपर, इससे क्या हुआ, एक प्रेशर ऊपर से पड़ रहा, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। किस पे प्रेशर पड़ रहा, वाष्प पर प्रेशर पड़ रहा प्लेट के माध्यम से। ठीक है। इसका चित्र मैं बनाता हूँ। इस प्रकार से हम टैंक बना ले रहा हूँ, इसमें हमने पानी भर दिया है, पानी भर दिया। अब ये कुछ वाष्प के बुलबुले ऊपर जा रहे हैं, इस प्रकार से ये बुलबुले ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम इस पर अब ढक्कन लगा दे रहा हूँ, ढक्कन लगा दे रहा हूँ, इस प्रकार से, ऐसे, इस प्रकार। अब इसमें हमने ढक्कन रख दिया, जब जैसे मैं ढक्कन रखूँगा तो ये वाष्प के कण क्या होते हैं, नीचे की तरफ दौड़ने लगेंगे। ये वाष्प के कण क्या होंगे, अरे यार, ये वाष्प कण नीचे तरफ भाग रहे, पहले ऊपर जा रहे थे, जैसे मैंने प्लेट रखी तो ये नीचे की ओर भागने लगे, तो ये क्या हो गया, वाष्प, ये आपका क्या कहला है, वाष्प दाब। और ये ऊपर जा रहे तो इसे क्या कहेंगे, वाष्प जा रही है ऊपर, ये आपका क्या है, द्रव है। ठीक है। और ये किस अवस्था में काम कर रहा है, साम्यावस्था में काम कर रहा है, साम्यावस्था में काम कर रहा है। ठीक है। और इसका स्थिर ताप लेना है, स्थिर ताप कुछ भी ले सकते हो आप, इसमें स्थिर ताप ले सकते हो 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पे इसका काम करना है आपको। इसमें दो बात आपको लोग नोट करके जरूर स्क्रीनशॉट पर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। वाष्प दाब सभी को अच्छे समझ में आ गया। ठीक, इसमें दो बात आपको नोट याद रखना।
नोट। पहला पॉइंट, द्रव से वाष्प बनना, वाष्प बनना वाष्पन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? वाष्पन बराबर वाष्पन। दूसरी बात, वाष्प से द्रव बनना, ठीक है, वाष्प से उल्टा हुआ, वाष्प से द्रव बनना, ये कई बच्चों को नहीं पता होगा। ऊपर वाला तो कई बच्चों को पता होगा, लेकिन नीचे वाला तो उसे संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। ये याद रख लेना, पढ़ा होगा लेकिन आपको याद नहीं रह गया। इसकी शॉर्ट जल्दी से स्पीड में, मार्कर चेंज कर रहा हूँ तब तक। ओहो, मार्कर चेंज। तो मार्कर डाउन हो गया ये वाला, सबने लिख लिया। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं फिर। ठीक, अगली हेडिंग होगी वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन में से होता कमी। कौन सा मार्कर चलेगा? वाष्प दाब में, ओहो ये यार मार्कर ज़्यादा मोटा नहीं है। अवनमन, अवनमन ऐसा मार्कर होगा तो आप साफ साफ देख पाएंगे। वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन मीन्स होती है कमी। अवनमन क्या होती है? कमी, कमी। ठीक है, ये देखे चला के, ज़्यादा गहरा गहरा चल रहा है। लिखते इसकी परिभाषा, जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में, विलायक में कोई अवाष्प, ये भी मार्कर चल नहीं रहा, अवाष्पशील पदार्थ नहीं चल रहा है, मार्कर दोनों बोल गए। अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, घोला जाता है तो विलयन का, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे मैं चाय बना रहा हूँ, कल ही मैंने बताया, जब मैं चाय बना रहा हूँ और चाय बहुत तेज़ खौल रही थी, उसमें बहुत तेज़ वाष्प निकल रही, अचानक तुमने कोई बाहरी पदार्थ डाल दिया, जैसे दूध ही डाल दिया, दूध डाला, वैसे उसमें वाष्प में कतई कमी हो जाती, तो ये वाष्प दाब का अवनमन कहलाएगा। ठीक है, कम हो जाता है, क्या लगेगा? कम हो जाता है। तो इस घटना को, तो इस घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर सूत्र, विलायक प्लस अविलेय पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, अविलेय पदार्थ नहीं, अवाष्पशील पदार्थ। कोई अचानक तुमने ठंडा दूध लिया, डाल दिया, बराबर वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अभी मैंने इसके बारे में पहले ही समझा दिया, स्क्रीनशॉट लेने फटाक से। आज भाई तीनों मार्कर बोलने वाले हैं, कैसे आगे बढ़ाऊँ? कहानी ख़त्म होने वाली है, तीनों मार्कर की, 3-3 मार्कर चला रहा हूँ, फिर भी कहानी ख़त्म हो रही है। चलो ठीक है, अभी 1 घंटा होने वाला है। और यहाँ सब लोग ध्यान दें, सब जो भी वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं 30 दिनों में कोई टीचर तैयारी नहीं करवाता है। रसायन विज्ञान की, खासकर यूपी बोर्ड की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। और आज मेरे को बहुत टेंशन है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। टेंशन है वो मैं किसी को अपनी टेंशन नहीं बताता हूँ, और जो भी है टेंशन
आप लोगों के साथ हैप्पी हूँ। आप लोगों के लिए कुछ दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों क्योंकि आप लोग जब सक्सेस हो गए सारी टेंशनें मेरी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरे को लगे मैं भी कामयाब हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पर सभी लोग नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कई लोग देखते हैं, ऑल इंडिया देखता है, ऑल इंडिया नहीं, कई देशों के लोग देखते हैं। तो इसमें गलती होने की संभावना कम होती है। गलतियाँ स्वाभाविक है, गलतियाँ हो जाती हैं सभी टीचरों पर। तो आप लोग उससे कमेंट करके सुधार करवाएं, क्योंकि ये गलती इसमें है तो मैं इसमें सुधार करूँगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी मैं अपनी भाषा में या कभी कभी गलती हो जाएगी, ऐसा नहीं कि गलती नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इसे स्क्रीनशॉट लें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक 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 ठीक। कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुम भी बनी हो मेरे लिए। चलिए अगला प्रश्न, वो भी IMP, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहते हो? कल 1 घंटा का वीडियो बनाया, करीबन समथिंग आज भी 1 घंटा का वीडियो बनने ही वाला है। और कल ज़्यादा खूब चलेगा, 1 घंटा का और वीडियो चल जाएगा तो 3, और उस दिन मैंने आधा लगभग 3.5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था। और जो कोचिंग चलाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग चलाते हैं, पता है एक चैप्टर को समाप्त करने में कम से कम, इस चैप्टर को समाप्त करने में रियलिटी बता रहा हूँ, कम से कम 25 दिन लगाते हैं, 25 दिन। अब बच्चों के पास बताओ इतना। अब मैं जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ सिर्फ 3 घंटे के, मैंने जो बिलियन चैप्टर में जो भी प्रश्न पढ़ा है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसी से रिलेटिव सवाल आएंगे, मोलों की संख्या, बस एक एक आंसर को डीपली आप पढ़ लेना। यकीन कहता हूँ पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। पढ़ाना बंद कर दूंगा अगर पेपर यहाँ से ना आए। कम से कम अगर 70 नंबर का पेपर आएगा तो यकीन मानो मेरे के जो पढ़ाई हुए से 60 नंबर का फंसेगा। ये 60 नंबर आपको मिल जाते तो आप टॉप करेंगे, देख लेना। तो अब पिछली बार पता कितना फंसा था? 68 नंबर का फंसा था। 70 में 68 का आया था पिछली बार। तब भी मैं कह रहा हूँ कि 60 नंबर तो आएगा, पक्का है, ठीक है। तो इसलिए हल्के मत लेना, जो भी पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वही प्रश्न ले रहा हूँ जो लेटेस्ट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने? चलो, आज यही एक प्रश्न और करवाने वाला हूँ, फिर इसके बाद मैं ये कोई प्रश्न नहीं करवाऊँगा। तो सब आप लिख लीजिए इसमें। राहुल के नाम, किसी दिए गए ताप पर किसी दिए गए ताप पर किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के एकदम देख लेता हूँ वीडियो साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख तो साफ रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है सब कुछ। द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आप लिख सकते हैं द्रव विलयन मतलब विलय प्लस विलायक। आप लिख सकते हो द्रव विलयन क्या होता है, इसमें द्रव विलयन का यूज हुआ है। तो द्रव विलयन बराबर आपका होगा विलय प्लस
विलायक। ठीक है, जो विलय होगा वो हमेशा द्रव कंडीशन में होगा और विलायक तो द्रव होता ही है, तो ये द्रव विलयन होता है। तो जो विलय होगा वो कैसा होगा, ये द्रव में होगा, जो भी उसमें घोलोगे विलायक में वो द्रव में होगा। अब विलायक तो द्रव में है ही, तो कंडीशन क्या हुआ, दोनों चीज़ें द्रव हो गई। तो ये जब दोनों विलय प्लस विलायक दोनों द्रव हों उससे क्या कहेंगे, द्रव विलयन। विलय प्लस विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में हो तो ऐसे मिश्रण को या विलयन को हम कहेंगे द्रव विलयन। ठीक है, अब पहले इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, इसको इरेज कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का है ये, समानुपाती होता है, यहाँ लिख देना होता है, परिभाषा भी मैंने लिख रखी है। ठीक है, माना दो द्रव लिए आपने, जैसे करके लिख लिया, माना दो द्रव ए व बी में, आपने दो द्रव लिए ए व बी में, ए व बी से, ए व बी से, में नहीं से लिखिए, से विलयन बनाया गया है, विलयन बनाया गया है। मिश्रण में द्रव ए का आंशिक भाव, अरे मिश्रण में विलयन में, आगे क्या लिखना है, विलयन में द्रव ए का आंशिक बाष्प दाब पी ए की बात पी ए हो जाएगा। ठीक है, पी ए। ठीक है, वह द्रव बी का आंशिक बाष्प दाब PB है, तो राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के नियम से, ठीक है, पहले ये समझ लिए। माना दो द्रव ए और बी से विलयन बनाया गया, मतलब दो हमने लिए द्रव ए और बी लिया तो इनसे विलयन हमने तैयार कर लिया। विलयन द्रव ए का आंशिक बाष्प दाब पी ए, पी इंटू ए, व द्रव बी का आंशिक बाष्प दाब पी इंटू बी हो है, तो राउल्ट के नियम से। अब राउल्ट के नियम से पहले हम समझ लेते हैं, हम पहले आप चित्रों के माध्यम से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चित्र थोड़ा छोटा बनाता हूँ, एक ये चित्र है प्लस, क्योंकि दो विलयन है आपके पास, दूसरा ये ले लिया मैंने, क्योंकि बाष्प दाब की बात हो रही तो मेरे को ऊपर प्लेट भी लगानी, इसमें ऊपर प्लेट लगानी। ठीक है, ऊपर आप लोगों को क्या लगानी है, प्लेट लगानी, इस प्रकार से प्लेट लगानी। इसमें मैं विलयन भरे दे रहा हूँ दोनों में, इसमें बाष्पीकरण निकल रहे हैं क्योंकि बाष्प दाब की बात हो रही, प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से, इसमें भी बाष्प दाब की बात हो रही है, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो बाष्प दाब है द्रव, ये आपका ये द्रव ए है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ द्रव ए, और ये द्रव बी है। आपको यहाँ क्या लिखना है, शुद्ध द्रव ए का बाष्प दाब, यार यहाँ लिखिए आप नीचे, इसके लिए शुद्ध ए का आंशिक बाष्प दाब बराबर पी ए, लिख लिया आपने, पी ए, यहाँ पे डिग्री और लगा देना। ठीक है, दूसरी तरफ शुद्ध द्रव, इसके लिए है शुद्ध द्रव बी का आंशिका लिख दिया, आंशिक बाष्प दाब बराबर PB डिग्री। ठीक है, लिख लिया, बराबर। तीसरा हम विलयन बनाएंगे, अब तीसरा
टैंक बनाएंगे, इसमें भी वही कंडीशन होगी। अब इसमें A प्लस B दोनों होंगे, इसमें क्या होगा, A प्लस B दोनों का मिश्रण होगा, A प्लस B का मिश्रण होगा। इसमें भी आंशिक वाष्प दाब निकल रहे हैं, चित्रों के माध्यम समझो। तो PA डिग्री पर आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, PA डिग्री बराबर द्रव A का आंशिक वाष्प दाब। नीचे क्या लिखेंगे, PB डिग्री बराबर द्रव B का आंशिक वाष्प दाब। तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए। अब तो साफ दिखाई दे रहा है भाई, लिखिए जल्दी से। IMP प्रश्न है, इसलिए इसे पूरा लॉन्ग टाइप में पूरा करवाऊंगा। 3 नंबर वगैरह आ गया तो पूरा करना पड़ेगा भाई। समानुपाती भाई दिखाएंगे, चलो भाई हो गया। सबने इसकी शॉट ले ली, लिख लिया सबने, जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग, वीडियो रोक रोक के देख लें फिर, क्योंकि हमें अगर इस प्रकार से आपको क्लास जैसा टाइम दे दिया। आगे की स्टेप पे चलते हैं। आगे की स्टेप समझते हैं। PA समानुपाती XB, क्योंकि मोल प्रवाह की बात हो रही है ना, तो XB, अरे XB नहीं होगा, PA समानुपाती XA। फिर लिखना है PB बराबर, अरे P कहाँ, A की बात हो रही तो एक ही चला ना, PA बराबर PA डिग्री इंटू XA। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना, इंटू लगा दीजिए, कोई जरूरत नहीं गुणा निकालना है। दूसरी बात आप लिखना है PB समानुपाती XB बराबर PB बराबर PB डिग्री इंटू XB। इतनी बात सभी को याद रखनी। जहाँ देखो A इधर B, बस यही याद रखना है। पहली लाइन में A तो दूसरी में B। इसके बाद नीचे आपको नोट करके लिखना है, थोड़ा सा नोट करके लिखना है, क्योंकि नोट करके नहीं तो आप समझने के डायरेक्टली आंसर आ गया। तो लिखना है किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज, जहाँ x होता है उसका मान होता है मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है।
समझ लो भैया। दिए गए किसी ताप पर बिलियन में किसी घटक का, चाहे बिले हुए बिलाकर, आंशिक का घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रवाह तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे देख सकते हैं आप लोग, PS ये आपका क्या होगा, कुल वाष्प दाब, तो कंप्लीटली वाष्प दाब होगा। इसके बाद क्या है कि उसके देखो आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रवाह के शुद्ध अवस्था में घटक के वाष्प दाब का गुणनफल के बराबर होता है, बराबर PA इंटू PB। PA नहीं PA प्लस PB है। अब PA का मान आपने कितना निकाला था, इधर आइए, PA का मान आपने निकाला था PA इंटू एक्स से, तो मान रख लीजिए PA का मान निकाला PA डिग्री इंटू एक्स से, प्लस अब PB का मान आपने कितना निकाला था PB डिग्री इंटू एक्स बी। तो देख पा रहे कि जो मोल प्रवाह है वो शुद्ध अवस्था में घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के होता है, तो जो भी वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो कुल वाष्प दाब के, तो PS बराबर यहाँ लिख सकते हो। तो इस कंडीशन में इस प्रकार की वो आपने आंसर निकाले। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसका देखो PS का मतलब होता है, हम इधर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, PS बराबर आपका होता है कुल वाष्प दाब, वो भी बिलियन का, कुल वाष्प दाब। इसके बाद क्या दिया रखा, PA तो हम लिखवा चुके पहले ही, वो उस चित्र में देख लेना PA PB क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो PS बराबर कुल वाष्प दाब होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए थे। तो ये आपका आंसर प्राप्त हुआ, यही आपका राउल्ट का नियम कंप्लीट हुआ। यहाँ पर राउल्ट का नियम ये कंप्लीट हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। PA समानुपाती x से बराबर PA डिग्री इंटू एक्स से, फिर नीचे लाइन में आएंगे तो PB समानुपाती एक्स बी बराबर PB डिग्री इंटू एक्स बी। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, अब भाषा के साथ, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। हो तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई। इसके बाद है अगला प्रश्न, आदर्श बिलियन। आदर्श बिलियन, बच्चा वीडियो वही देखेगा जो अच्छे नंबर लाना चाहता है, जो अच्छे नंबर लाना चाहता है। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं आदर्श बिलियन की। वे बिलियन जो सांद्रता व ताप पर नहीं, ताप की लिखो, ताप की विभिन्न अवस्थाओं में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श बिलियन कहलाते हैं। आदर्श बिलियन कहलाते हैं। देखो, वे बिलियन जो सांद्रता व ताप की विभिन्न अवस्थाओं में राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, ऐसे बिलियन को हम कहेंगे आदर्श बिलियन। अब इसको देखो, आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकते हैं। PS बराबर PA इंटू प्लस PB, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तुम पहले बता सकते हैं, इसमें ऐसे लिख लीजिए पहले,
पी एस बराबर पी ए डिग्री इंटू एक्स ए प्लस पी बी डिग्री इंटू एक्स बी। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसमें ठीक है, आपने लिख लिया सही से। ठीक, आप इसमें और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, जहाँ पी ए बराबर पी ए डिग्री इंटू एक्स ए और पी बी बराबर पी बी डिग्री इंटू एक्स बी। इस प्रकार से और बताना चाहो बता सकते हो। अब इसको चाहो तो दोनों को ऐसे भी लिख सकते थे, पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। तो पी ए का मान आपका ये था और पी बी का मान आपका ये था। अब दोनों अवस्थाओं में बराबर बराबर दिखना चाहिए, बराबर बराबर, जहाँ जहाँ बराबर होगा वहाँ राउल्ट के नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, सबने नोट कर लिया। ठीक, इसके बाद है अनादर्श विलयन। अनादर्श, अगली हेडिंग पड़ेगी अनादर्श विलयन। हेडिंग डाल लीजिए अनादर्श, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, पहले ले लिया होगा। बेकार में बिगाड़ दिया है। वे विलयन जो सांद्रता और ताप की विभिन्न अवस्था में राउल्ट के नियम का पालन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब वही लिखना है इसमें भी, अब ऐसे लिखना चाहो पी ए डिग्री बराबर पी ए डिग्री इंटू एक्स ए। फिर लिख सकते हो पी बी बराबर पी बी डिग्री इंटू एक्स बी। अब ये बराबर नॉट इक्वल टू हो जाएगा क्योंकि नियम का पालन ही नहीं कर रहे हैं। और बताना चाहो तो पी एस बराबर पी ए डिग्री इंटू एक्स ए प्लस और पी बी डिग्री इंटू एक्स बी। लेकिन बराबर का निशान, ये भी नियम का पालन नहीं किया, नियम का पालन नहीं किया तो नॉट इक्वल टू, तुम चाहे ऐसे बता सकते हो पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। ये भी काम नहीं, मतलब नियम का पालन ना करे। तो इस प्रकार से आप ये बता सकते हो। तो ये दोनों आपके विलयन अनादर्श और आदर्श दोनों विलयन कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे बचा तो थोड़ा ही चैप्टर है, क्या करूं, खींच दूं क्या करूं, खींच दूं। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। स्थिर क्वथनांक स्थिर देश तो नहीं, हेडिंग नहीं डलवाया था। अणुसंघ गुणधर्म जरूर डलवाया था, अणुसंघ गुणधर्म। ठीक है, अगले हेडिंग डाल लीजिए फिर क्या, अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म IMP प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया इसे, अणुसंख्य गुणधर्म। पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम सर पर हैं। अब लापरवाही की तो समस्याएं हो सकती हैं। वैसे थोड़ी कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। थोड़े कुछ सवाल भी इस चैप्टर से और लगवाने मेरे को, क्योंकि मैंने पहले जो करवाए थे मॉडल था उसमें एक ही सवाल बताया था। जब रिवीजन करवाऊंगा तो अब 10 सवाल पूछना, 10 सवाल बता दूंगा, क्योंकि समय कम है। अगर कोर्स में कंप्लीट कर ले गया और आप अच्छे दिमाग से पढ़ रहे हैं
तो यकीन मानो यहीं से आप समझ जाएंगे पूरी कि आगे सवाल जो मौलिकता का 1 सवाल या 10 सवाल एक ही टॉपिक पे लगने वाले हैं। बस रिवीजन करवाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आरुसंख्य गुणधर्म हेडिंग डालिए नई, आरुसंख्य गुण धर्म। आज के लिए इतना ही, कल इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा क्योंकि आज मैच आ रहा है वो देखने जा रहा हूँ। और मैच मैंने कल ही बोला था, मैच मेरे को बहुत अच्छा लगता है देखना। मैच पहले देखूँगा अगर, कल आपको पढ़ाता हूँ। आज मैंने तब भी बहुत लंबी क्लास खींची, लगभग करके 1 घंटा 25 मिनट खींच ली क्लास। और कल मुश्किल से खूब चलेगी 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा में आपका कंप्लीट कोर्स होने वाला है। सवाल ववाल सब लगवाने के बाद भी कंप्लीट कर दूँगा। तो 3 घंटे 3.5 घंटे में मैंने आपका बिलियन चैप्टर समाप्त किया है, कर दूँगा कल। तो और जो चैप्टर हैं वो तो 2-2 दिन में ही समाप्त हो जाएंगे, हमें पता है, क्योंकि 1-2 ही चैप्टर हैं वो 3-3 दिन लगेंगे, वरना 2 ही दिन में समाप्त होंगे। ठीक है, तो बने रहिए। अगले दिन के लिए चलता हूँ। बाय बाय, टाटा।